कभी सोचा है कैसे बस एक दिन एक मैदान जंग पूरे हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करेंगे 1527 की उसी फैसलाकुन लड़ाई की, खानवा का युद्ध। एक ऐसा टकराव जिसने उत्तर भारत की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। तो इस महासंग्राम के दो मुख्य किरदार कौन थे? एक तरफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, समरकंद से निकाला गया एक शहजादा जिसकी आंखों में हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का एक अटल सपना था, और दूसरी तरफ मेवाड़ की शान महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। उनका लक्ष्य था दिल्ली पर फिर से राजपूतों का परचम लहराना। तो ये आमने सामने थी दो बहुत बड़ी, बहुत अलग महत्वाकांक्षाएं। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जा रही थी। ये शतरंज की एक ऐसी बाजी थी जिसके मोहरे पर्दे के पीछे चलाए जा रहे थे। दोनों ही खेमों में जासूस, गुप्त संधियां, वादे, एक पूरा जाल बुन रहा था। यहां वफादारी की कस्में भी खाई जा रही थीं और उन्हें तोड़ने की साजिशें भी हो रही अब थीं। जरा सेनाओं पर नजर डालते हैं। कागज पर तो ये मुकाबला एक तरफा लगता है, बिल्कुल। राणा सांगा के पास थी लगभग 50,000 की विशाल सेना, और इसमें शामिल थे 1,000 से भी ज्यादा जंगी हाथी। ये हाथी किसी भी दुश्मन की लाइन को कुचल कर रख सकते थे। और उनके सामने बाबर की मुट्ठी भर फौज, सिर्फ 8,000 सिपाही। लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो राजपूतों के लिए बिल्कुल नया था, तोपखाना। और यहीं पे कहानी में एक नया मोड़ आता है। बाबर का सबसे बड़ा हथियार असल में उसकी तोपें नहीं थीं। उसका असली हथियार था राजपूत गठबंधन के अंदर की कमजोरियों की उसकी गहरी समझ। वो जानता था कि इस विशाल सेना में कई सरदार ऐसे थे जिनकी वफादारी पर सवाल थे, जैसा कि रायसेन के सिलहदी, और बाबर इसी दरार का फायदा उठाने की फिराक में था। 16 मार्च 1527 की सुबह खानवा का मैदान धुन की चादर में लिपटा हुआ। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें लाखों दिलों की धड़कनों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। ये वो सुबह थी जो या तो एक नए युग का आगाज करने वाली थी या फिर एक पुराने दौर का अंत। बाबर जानता था कि वो राजपूतों की ताकत से आमने सामने नहीं टकरा सकता, इसलिए उसने एक जाल बिछाया। अपनी सेना के केंद्र में उसने गाड़ियों की एक दीवार सी बना दी और उनके पीछे छिपा दिए अपने बंदूकची, और किनारों पर यानी दोनों तरफ छोटी पहाड़ियों की आड़ में उसने अपनी तोपों को तैनात किया, जो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। पूरी रणनीति की जान थी तुलुगमा रणनीति, क्लासिक मध्य एशियाई सैन्य चाल। प्लान सिंपल था, दुश्मन को आगे से उलझाए रखो और इसी बीच अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को किनारों से घुमाकर पीछे से हमला कर दो। मतलब दुश्मन को चारों तरफ से घेर लो, बिल्कुल एक बंद होते हुए शिकंजे की तरह, जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन था। फिर सुबह 6 बजे हर हर महादेव के जयघोष से आसमान गूंज उठा। राणा सांगा की सेना ने हमला कर दिया। जमीन कांप रही थी। हजारों जंगी हाथियों की चिंगाड़ और लाखों राजपूत सैनिकों के युद्धनाद से मैदान दहल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों का एक समुंदर मुगल सेना को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा हो। और तभी अचानक एक ऐसी गड़गड़ाहट हुई जो राजपूत सेना ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये बाबर की छिपी हुई तोपों की आवाज थी, जो अब आग उगल रही थीं। समझिए, ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक झटका था। वो हाथी जो राजपूतों की सबसे बड़ी ताकत थे, तोपों की आवाज और आग से बिदक गए और घूमकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। मैदान में हर तरफ धुआं, आग, चीखें और बस अफरा तफरी का माहौल। जबरदस्त झटके के बावजूद राजपूत बहादुरी से लड़ रहे थे। मतलब लड़ाई अभी भी किसी भी तरफ जा सकती थी। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी पटकथा शायद जंग शुरू होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। अब इस जंग का फैसला तलवारें नहीं बल्कि विश्वासघात करने वाला था। तो सवाल यही उठता है, इतनी बड़ी राजपूत सेना जो इतनी वीरता से लड़ रही थी, अचानक से बिखरने कैसे लगी? क्योंकि तोपों के शुरुआती झटके से संभलने के बाद राजपूत सेना मुगलों पर हावी हो रही थी। बाबर की सेना छोटी थी, थक रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी चोट लगी जिसने जीती हुई बाजी पलट दी, जिसने राजपूतों की कमर ही तोड़? था धोखा, गद्दारी। रायसेन के सरदार सिलहदी ने अपनी पूरी टुकड़ी के साथ जंग के सबसे नाजुक मोड़ पर पाला बदल लिया और बाबर से जा मिला। बस ये देखना था कि बाकी सेना में भगदड़ मच गई। सोच के देखिए, जिससे वो अपना समझकर लड़ रहे थे, उसी ने पीठ में खंजर घूम दिया था। इस बीच राणा सांगा ने फौज को संभालने की पूरी कोशिश की,
लेकिन तभी वो खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। इसका अंजाम भयानक था। एक अनुमान के मुताबिक 20 से 30 हजार राजपूत योद्धा उस दिन शहीद हुए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी का अंत था। एक ऐसा जख्म जिससे राजपूत परिसंघ शायद फिर कभी पूरी तरीके से उभर ही नहीं पाया। जब खानवा के मैदान से धूल और धुआं बैठा तो मंजर साफ हुआ, और वहां सिर्फ एक जीत और एक हार नहीं थी। वहां एक नए साम्राज्य की बुनियाद रखी जा चुकी थी और एक पुराने ख्वाब का अंत हो चुका था। देखिए, पानीपत की लड़ाई ने बाबर को दिल्ली का दरवाजा खोलकर दिया था, ये सच है। लेकिन खानवा की जीत ने उसे हिंदुस्तान का असली शहंशाह बनाया। इस एक जीत ने उत्तर भारत में सबसे बड़ी शक्ति यानी राजपूतों के विरोध को हमेशा के लिए कुचल दिया, और मुगल साम्राज्य की जड़ें इस जमीन पर बहुत मजबूती से जम गई। इस लड़ाई के असर बहुत दूर तक महसूस किए गए। इसने एक बात साफ कर दी कि अब हिंदुस्तान में जंगें सिर्फ बहादुरी के दम पर नहीं, बल्कि तकनीक और रणनीति से जीती जाएंगी। तोपखाना यानी आर्टिलरी अब हर बड़ी रियासत की जरूरत बन गई, और इस जीत ने सदियों तक चलने वाले मुगल शासन का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो इतिहास के इस अहम पन्ने से हम क्या सबक ले सकते हैं? ये लड़ाई असल में हमें जीत के मतलब पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। क्या जीत का मतलब सिर्फ ताकत होता है? ये असल में दो अलग अलग विरासतों का भी टकराव था। एक तरफ राणा सांगा, जिनकी विरासत है उनकी बेजोड़ बहादुरी और राजपूत आन बान शान की। एक ऐसा योद्धा जिसे कहा जाता है कि वो कभी हारा नहीं, बस धोखे का शिकार हुआ। और दूसरी तरफ बाबर की विरासत, उसकी रणनीतिक प्रतिभा, राजनीतिक समझ और तकनीक की ताकत का सबूत है। एक ऐसी विरासत जिसने एक विशाल सल्तनत की बुनियाद आखिर रखी। में खानवा का युद्ध एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सबक सिखाता है। राजपूतों के पास बहादुरी की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। लेकिन बाबर के पास बेहतर रणनीति थी, बेहतर तकनीक थी और अपने मकसद को लेकर एक स्पष्ट एकता थी। किस्मत को मोड़ने के लिए सिर्फ साहस नहीं, साहस के साथ चतुराई का होना भी उतना ही जरूरी है। ये लड़ाई हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास के तराजू में किसका पड़ला भारी है, साहस का या चतुराई का? असली ताकत किस चीज में है, बेजोड़ हिम्मत में या एक सटीक रणनीति में? शायद इस सवाल का जवाब आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दिन खानवा के मैदान जंग में।